हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे। इसका एक्सरसाइज 1.1 मतलब अभी पहला ही वाला एक्सरसाइज चल रहा है। 2 वीडियो हमने इससे पहले भी बना रखे हैं और शेष जो आज शायद 10वां प्रश्न होगा। आज 10वें प्रश्न से आप यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम एंड, आज आपको एक्सरसाइज का एंड करना है, ठीक है, एकदम फिनिश करनी है। तो अब तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है पीछे वाले को, तो आई बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप प्रेस करके एक बार पिछले वाले वीडियो जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अब हम मेरे ख्याल से बिना कुछ समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। तो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, देखो कैसे संबंध का उदाहरण पूछ रहा है प्रश्न आपसे कह रहा है कि वो सममिति हो, क्या हो, सममिति हो, परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ऐसा एक हमें उदाहरण दीजिए कि आपका संबंध जो है वो सममिति हो परंतु स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। बस ऐसा उदाहरण हमें देना है, ठीक है। तो बस बहुत एकदम आसान काम है। देखो सममिति ना हो, पहले तो इसको समझना है। ये है क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो यहां पर हम समझ लेते हैं 10वां प्रश्न स्टार्ट कर दे भाई। मान ले एक उदाहरण हमें चूंकि पूछे गए, तो मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे एक कोई समुच्चय हमें ए दिया गया है और उसके अवयव हम मान लेते हैं 1, 2, 3। देखो ध्यान देना है, समुच्चय के अवयव हमने लिख दिए 1, 2, 3। अब इस समुच्चय के जो अवयव दिए गए हैं इसमें एक संबंध आर हमें देखो बनाना है। इस प्रकार से संबंध आर हमें इस प्रकार से देखना है, यहां पर बनाना है कि ये संबंध क्या हो। देखो ध्यान दें, इसमें क्या पूछा गया है कि ये संबंध सममिति हो। क्या हो, सममिति हो। परंतु सममिति का मतलब क्या होता है, अगर रिलेशन में 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से होना चाहिए। यही तो बात है, यही तो बात है। A, B अगर R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। मतलब A का B से संबंध है तो B का A से संबंध होना चाहिए। यही तो बात है। तो यहां पर हम इस प्रकार देखो लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, A, B अगर लिख दें, मतलब 1, 2 लिख दें, 1, 2 लिख दें तो निश्चित रूप से फिर हमें 2, 1 भी मिलना चाहिए, तभी तो हम सममिति जानेंगे। अगर हम यहां पर 2, 3 लिख दें, 2, 3 लिख दें तो निश्चित रूप से हमें फिर 3, 2 भी मिलना चाहिए, तो सममिति माना जाएगा, अदरवाइज सममित नहीं है। अब देखो ये सममिति तो हो गया। आपसे पूछा गया है कि ये स्वतुल्य ना हो, तो स्वतुल्य कब नहीं होगा भैया, स्वयं का स्वयं से संबंध ना हो, मतलब 1, 1 ना हो, 1 से 1 का संबंध ना हो, 2 से 2 का संबंध ना हो, 3 से 3 का संबंध ना हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर 1, 1 कहीं लिखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2, 2, 3, 3 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका स्वतुल्य तो नहीं है। संक्रामक की क्या बात होती है, संक्रामक की बात होती है कि 1, 2 हो, 2, 1 हो तो 1, 1 होना चाहिए। यहां पर देखो संक्रामक में क्या लिखा हुआ है, 1, 2 लिखा है। ये है A और ये है B मान लेते हैं, और ये B है तो ये देखो C है ना। ये 2 जो लिखा है, 2 को हमने B माना है, तो यहां भी देखो 2 को B मानना है। तो A, B इसमें हो गया, मतलब 1, 2 हो गया, तो 2, 1 यहां पर है। तो देखो अब हमें संक्रामक के लिए चाहिए होता A, C अगर है, मतलब A, C का मतलब 1, 1 है, तो 1, 1 देखो इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि न तो ये स्वतुल्य है न ये संक्रामक है, तो केवल और केवल हम सममिति इसको कह सकते हैं। देखो यहां पर इसका अगर रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो इसका रीजन हम लिख के आपको बता दें, ठीक है। यहां पर देखो हमने जो संबंध लिखा है, समुच्चय A बराबर है, इसके अवयव हमने मान लिए 1, 2, 3। इसमें हमने संबंध R बराबर इस प्रकार डिफाइन किया है कि इसमें संबंध के जो अवयव हैं वो इस प्रकार हैं। देखो 1, 2, 2, 1 और ये आपका 2, 3 तो 3, 2। ये इसके देखो संबंध यहां पर ये दिया गया, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं, देखो हम चेक करके बताएं आपको कि ये स्वतुल्य है या नहीं। यहां पर आपको लिखना है स्वतुल्य। हमसे देखो उदाहरण पूछा गया है, ये सब कुछ हम आपके समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है। A बराबर इस ये लिखना है और इसमें संबंध R बराबर ये लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। हम आपको बता दें कि स्वतुल्य क्यों नहीं है। स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 1 नॉट बिलोंग टू A, मतलब सॉरी नॉट बिलोंग टू R, मतलब R में A,
ए मतलब 1,1 नहीं है आर में, ठीक है। तो अगर 1,1 आर में नहीं है, 2,2 आर में नहीं है, 3,3 आर में नहीं है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से स्वतुल्य तो नहीं है। तो यहां पर देखो आपको लिखना है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, स्वतुल्य के बाद हम सममिति की बात करें तो सममिति क्यों है? सममिति है, कैसे जाना सममिति है? ऐसे हमने जाना कि इसमें देखो 1,2 आर में है, 1,2 आर में है ना, तो यहां पर देखो 1,2 है यहां पर, तो 2,1 भी तो है, 2,1 भी तो आर में है। इसी प्रकार देखो 2,3 है, 2,3 आर में है, मतलब 2 का 3 से संबंध है। तो आप देख सकते हो कि 3 का 2 से भी तो संबंध है भाई, है ना। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये हो गया कि ये स्वतुल्य है। क्या कह सकते हो कि स्वतुल्य है, ठीक है। तो स्वतुल्य तो आप क्लियर हो गया आपका। अब संक्रामक देखो, संक्रामक है या नहीं, तो यहां पर हम संक्रामक को चेक कर लेते हैं। संक्रामक, हालांकि हमने बताया कि आपको भाई यहां पर 1 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा भाई। देखो हालांकि जो हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर ये सब कुछ जो हम लिख रहे हैं वो आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, केवल और केवल उदाहरण ही तो पूछा गया है। तो आपको समुच्चय ए लिखना है और उसमें जो रिलेशन है वो लिखना है, और वो रिलेशन इस प्रकार से लिखना है कि वो स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो, केवल सममिति हो। इस हिसाब से हमें रिलेशन बना के लिख देना है, बस सॉल्व हो गया काम, ठीक है ना। अब देखो ये संक्रामक क्यों नहीं है? संक्रामक इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर देखो हमें दिया गया है 1,2, क्या दिया गया है? 1,2 ये आर में है। फिर इसके बाद देखो 2,1 भी आर में है, 2,1 भी आर में है। तो अब क्या होना चाहिए? देखो ध्यान दें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है। तो अब हमें ए कोमा सी चाहिए, ए कोमा सी चाहिए, 1,1 चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखें लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग टू आर, मतलब 1,1 आर में नहीं है। इसका मतलब आपको लिखना है संक्रामक नहीं है। क्या लिखना है? संक्रामक नहीं है। आपको क्या लिखना है? ये संक्रामक नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या? क्लियर हो गया। तो यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो बिल्कुल एकदम सटीक हो गया कि ये संबंध आर जो हमने बनाया है, ये संबंध आर स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, केवल और केवल सममिति है। इतना क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यहां पर पूछा गया है आपसे कि ऐसा एक उदाहरण बताइए कि ये संक्रामक हो परंतु ना तो, देखो यहां पर लिखा हुआ है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सममिति हो। अब केवल संक्रामक हो ऐसा उदाहरण हमें देना है। तो चलो बहुत आसान सी बात है। देखो वही हम एक काम करते हैं कि ये आपका जो उदाहरण हमने लिया है ना, तो बस इसी उदाहरण से हम सारे देखो ये आपके ढूंढ लेते हैं ना, यही सारे हम यहां पर इसी से ढूंढ लेते हैं। आपको देखो बिल्कुल सारे उदाहरण इसी एग्जाम्पल से करना है। ये आपके पास से दूसरा पार्ट है, वो क्या है देखो समझो। यहां पर ऐसे सवाल में पूछा गया है, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है संक्रामक हो, है ना, ऐसा संबंध बताइए जो संक्रामक हो और सममिति और स्वतुल्य ना हो। चलो देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई समुच्चय ए है और उसके अवयव वही मान लेते हैं 1 2 3। इसमें अगर हम संबंध देखो इस प्रकार से लिख दें कि संबंध आर बराबर ऐसा हो कि इसमें संक्रामक हो, तो देखो बहुत आसान सी बात है, 1,2 लिख दें, 1,2 लिख दें और फिर इसके बाद 2,3 लिख दें। मतलब 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो 1 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो यहां लिख दें देखो 1,3। तो अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह संबंध आपका संक्रामक है, पक्की बात है, क्योंकि 1,2 है, 2,3 है। यहां पर देखिए 1,2 है, ये आपका देखो ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर ये देखो बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो निश्चित रूप से यहां आप देख सकते हो ए कोमा सी मिला, हमें मिल गया ना। तो अब हम कह सकते हैं कि ये संबंध आपका क्या है? ये संबंध आपका संक्रामक है। क्या है? ये संबंध आपका संक्रामक है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 का 1 से संबंध नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है। जो आर लिखा है, संबंध लिखा है, उस संबंध में
1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद समीमिति के लिए क्या होता है, 1,2 तो है लेकिन 2,1 नहीं है। देखो यहां पर ये आपका जो लिखा है A,B तो है, इसमें B,C नहीं है ना, A, B तो है लेकिन B,A नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका समीमिति भी नहीं है। ठीक है, तो केवल ये आपका क्या है, संक्रामक है। यहां पर आपको लिख देना है संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य व समीमिति नहीं है, समीमिति नहीं है। ठीक है, इतना ही लिखना है। हमने आपको समझा दिया कैसे, क्यों नहीं है ना, क्यों है और क्यों नहीं है, ये पूरी बात बता दी। बाकी आपको केवल इतना लिखना है, परीक्षा में पूरी डिटेल नहीं करनी। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा पार्ट। देखो क्या कह रहा है तीसरा पार्ट, ये क्या है, देखो लिखा है तीसरे पार्ट में स्वतुल्य तथा समीमिति हो किंतु संक्रामक ना हो। ऐसे ही तो लिखा है, स्वतुल्य भी हो, समीमिति हो, परंतु संक्रामक ना हो। चलो कोई बात नहीं, देखो अभी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, अगर हम बिल्कुल वही उदाहरण मान लें, A बराबर हमारे पास एक कोई समुच्चय है, उसके अवयव हैं 1 2 3, ये इस तरीके से, तो इसमें संबंध R बराबर देखो इस प्रकार हम लिख दें अगर कि यहां पर स्वतुल्य के लिए क्या करना है, 1,1 लिखना है, मतलब 1 का 1 से संबंध हो, 2 का 2 से संबंध हो अर्थात 2,2 लिखना है, 3 से 3 का संबंध हो अर्थात 3,3 लिखना है। और इसके बाद अब समीमिति की बात करें तो समीमिति के लिए जैसे 1,2 अगर है तो निश्चित रूप से इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, मतलब 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होना चाहिए। यहां अगर ऐसे लिख दें 2,3 हो, 2 3 से संबंधित हो तो निश्चित रूप से 3,2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो आपका ये हमने एक रिलेशन तैयार कर लिया। यहां पर समीमिति और स्वतुल्य ये दोनों तो हैं, पक्की बात है, लेकिन संक्रामक है या नहीं इसको पे हम चेक करके देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, अगर हमने देखो फिर से एक नंबर से देखें स्वतुल्य के लिए क्या बताया, 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 देखो है, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से स्वतुल्य संबंध हो गया। इसके बाद में देखो क्या होता है, समीमिति के लिए क्या करते हैं, समीमिति के लिए अगर A,B है तो B,A होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां देखो अगर ये यहां पर देखो 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 यहां है, 2,2 का उल्टा 2,2 यहां है, 3,3 का उल्टा 3,3 भी है। यहां देखिए 1,2 है तो यहां पर उल्टा करोगे 2,1 यहां पर है। यहां देखिए यहां पर 2,3 है, इसका उल्टा करोगे 3,2 ये भी यहां पर है ना। तो अब आपको ये देखना है कि संक्रामक है या नहीं, मतलब समीमिति भी हो गया, ठीक है, स्वतुल्य भी हो गया। अब संक्रामक चेक करना है तो देखो कैसे करोगे, इस प्रकार देखो कर सकते हो। अगर हम इसको A मान लें, देखो ध्यान दें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो A,B यहां पर है, A,B यहां पर है। अब आप यहां देखिए B,C देखो यहां पर है ना, 1,2 है, 2,3 है, तो A,B है और ये आपका B,C है, तो आपको क्या चाहिए, A,3 चाहिए, A,C चाहिए ना, तो 1,3 चाहिए। अब आप यहां से यहां तक देखिए कहीं 1,3 है, नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। ठीक है, A,B तो है, B,C भी है, लेकिन A,C नहीं है, मतलब 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 यहां पर नहीं है। इसका मतलब ये संबंध आपका क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आपको लिखना है यहां पर, क्या लिखना है, देखो यहां लिखना है जो संबंध R है, R वो आपका स्वतुल्य है, कॉमा समीमिति है, समीमिति है, और यहां लिख दे परंतु संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है भाई, संक्रामक तो नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं अब चौथे वाले नंबर पे। देखो चौथे सवाल में क्या कहा गया है, चौथे वाले इस वाले पे आ जाओ भाई। इसमें कहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु समीमिति ना हो। यहां पर समीमिति ना हो ये दिखाना है। स्वतुल्य भी है, देखो क्या दिखाना है, स्वतुल्य भी है, ये संक्रामक भी है और समीमिति नहीं है। कोई बात नहीं, समीमिति नहीं है ऐसा दिखाना है। तो यहां पर तो थोड़ी सी और ऊपर हो जाओ भाई, है ना। यहां पर देखना है देखो चौथे पार्ट को। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, समीमिति ना हो, है ना। स्वतुल्य हो
और संक्रामक हो, समिमिति ना हो। चलो हम वही काम करेंगे। ए बराबर हम समुच्चय के अवयव लें 1, 2, 3। इसमें कोई रिलेशन इस प्रकार से बनाएं, रिलेशन आर बराबर इस प्रकार से लिख दें कि वो क्या क्या हो। देखो ध्यान दें, वो क्या क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। स्वतुल्य होने का मतलब है 1, 1 1 से 1 का संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब स्वयं से संबंध होना चाहिए, है ना। तो ये स्वतुल्य हो गया। अब संक्रामक की बात बताओ, लेकिन सवाल कह रहा है समिमिति ना हो। तो देखो यहां पर हम अगर ऐसे लिख दें 1, 2 लिख दें, 1, 2 लिख दें और यहां पर 2, 3 लिख दें और फिर इसके बाद में यहां पर 1, 3 लिख दें, तो देखो ये संक्रामक भी भैया हो गया, संक्रामक भी हो गया। यहां पर देखो अगर हम इस प्रकार लिखें, ये देखो a, b ये हो गया, ये b, c हो गया। तो अब आपके पास देखो a, c चाहिए, मतलब 1, 3 चाहिए। तो देखो 1, 3 ये है, मानी a, c ये है। तो इसका मतलब ये संक्रामक हो गया। स्वतुल्य देखो यहां से ये आपका स्वतुल्य हो गया, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 मानी स्वतुल्य हो गया, ये संक्रामक भी हो गया। लेकिन समिमिति नहीं है। समिमिति का मतलब क्या बताया, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से संबंध होना चाहिए। यहां पर देखो 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, इसका मतलब समिमिति नहीं है। तो आपको यहां पर लिखना है जो आर है वो देखो ध्यान दें स्वतुल्य है। आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है। संक्रामक, स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु यहां लिखना है परंतु समिमिति नहीं, सममित नहीं है, सम्मित नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। इसके बाद देखिए बिल्कुल एकदम आखिरी एक चौथा पार्ट के बाद 5वें पार्ट पर अगर हम आए तो यहां पर देखो 5वें पार्ट में क्या किया गया है, समिमिति तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। यहां पर स्वतुल्य ना हो ऐसा कहा गया है, तो कोई बात नहीं। देखिए यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो आपको देखो ऐसे पूछा गया है। तो अब देखते हैं 5वां पार्ट इसका देखो क्या है। यहां पर भी बिल्कुल वही एग्जाम्पल, अगर हम a बराबर लें और उसके अवयव लिख लें 1, 2, 3 और इसमें संबंध हम इस प्रकार से देखो परिभाषित कर दें, r बराबर ये आपसे पूछा गया है। देखो यहां से आपसे पूछा गया है कि ये समिमिति हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य ना हो, है ना, स्वतुल्य ना हो। इसका मतलब 1, 1 ना हो, 2, 2 ना हो और 3, 3 ना हो, मतलब ये तीनों ना हो। 1, 1 है तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं हो गया, 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, तभी तो स्वतुल्य होगा। तो यहां पर प्रश्न में जो कहा गया है वो स्वतुल्य नहीं है ऐसा कहा गया है, समिमिति है, संक्रामक है। तो चलो पहले हम समिमिति की बात करें। हम ये मान लेते हैं कि 1, 2 आर में है, 1, 2 है तो 2, 1 भी तो होना चाहिए, तभी तो आपको स्वतुल्य कहना है, सॉरी समिमिति कहना है। तो यहां पर इस प्रकार से अगर हम ये लिखें 2, 3, ये 2, 3 लिख दें तो यहां पर 3, 2 होना चाहिए, ये 3, 2 होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रकार से देखो हम एक काम और करते हैं, ये तो स्वतुल्य की बात हो गई। अब बात स्वतुल्य के बाद संक्रामक की करें तो 1, 2 है, 2, 1 है तो आपको 1, 1 चाहिए, चलो 1, 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखो 2, 3 है, 3, 2 है तो हमें 2, 2 चाहिए, 2, 2 लिख देते हैं। अब आप ये देखो समझो, यहां पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये संबंध आपका समिमिति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1, 1 तो है, देखो 1, 1 तो है, 2, 2 तो है, लेकिन 3, 3 तो नहीं है। सभी अवयव अपने आप में क्या होना चाहिए, सभी अवयव अपने आप में संबंधित होना चाहिए। तो यहां 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का संबंध 3 से है नहीं। इसका मतलब ये निश्चित रूप से स्वतुल्य नहीं है। समिमिति की बात करें, अगर समिति की बात करें तो देखो 1, a, b मतलब a का b से संबंध, 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से भी तो है संबंध, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। यहां देखिए 2 का 3 से संबंध है, 3 का 2 से संबंध है, ये भी आपका ठीक है, समिमिति है। तो 1 का उल्टा 1 होता ही है, देखो 1 लिखा है तो इसका मतलब इसका उल्टा करोगे 1, 1 आएगा। 2, 2 लिखा है, उल्टा करोगे 2, 2 आएगा। तो ये भी बात ठीक है, मतलब कुल मिला के समिमिति है। अब देखते हैं संक्रामक क्यों नहीं है। संक्रामक इसलिए नहीं है, देखो यहां पर आपसे पूछा गया है कि संक्रामक नहीं है। देखो यही तो है बात, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, संक्रामक हो ऐसा लिखा है ना, स्वतुल्य ना हो ऐसा है केवल। चलो कोई बात नहीं, देखो संक्रामक है या नहीं पहले इसको चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए
संक्रामक होना चाहिए। चलो देखो ध्यान दें, बिल्कुल है। देखो कैसे, 1,2 है, ये देखो A,B है, तो यहां पर देखो B,C है ना। तो अब हमें 1,1 चाहिए, देखो A,C चाहिए, ये यहां पर आ गया। ठीक है, यहां देखते हैं, देखो यहां पर A,B अगर इसको लिख दें A,B, तो ये देखो कितना हो जाएगा, B,C हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए कितना, अब हमें A,C चाहिए। देखो A,C मतलब 2,2 चाहिए, ये भी है। तो इसका मतलब ये संबंध आपका संक्रामक है। ठीक है, तो अब आपको फाइनल यहां लिखना है, अतः R जो है, R क्या है, ये आपको लिखना है सममिति है, सममिति कॉमा संक्रामक, दोनों हैं, है ना, सममिति तथा संक्रामक हैं, परंतु स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो हमने एक ही कोई समुच्चय लेके उसमें हमने इस प्रकार से संबंध बनाए जैसे कि प्रश्न में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11वें प्रश्न में क्या कहा गया है, लिखा है सिद्ध करिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर इस प्रकार से देखो है P, Q, यहां लिखा है R बराबर P, Q सच दैट P की बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये इस तरीके से है ना, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इतना पहले आप कंप्लीट कर लें, आगे वाला पोर्शन बाद में समझते हैं। तो कोई यहां पर लिखा है A बराबर जो है, मतलब जो हमें समुच्चय दिया गया है वो तो इस प्रकार है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। देखो ये दिया गया है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। यहां पर देखो A बराबर जो है वो तो दिया गया है इस प्रकार से, ये देखिए A बराबर हमें दिया गया है, A बराबर ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है 11, है ना। 11वें क्वेश्चन को आपको यहां देखो लिखना है, 11वां क्वेश्चन। तो A बराबर क्या है, A बराबर है समतल में स्थित, समतल में देखो क्या लिखा है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, ये तो समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय A है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें जो संबंध R बराबर दिया गया है वो कैसे दिया गया है, यहां पर लिखा है P, Q, P, Q सच दैट क्या लिखा है, P की Q, देखो क्या लिखा है, P की मूल बिंदु से दूरी। देखो ध्यान दें, यहां लिखा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यहां लिख दें बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी के समान है, के समान है, ऐसा प्रश्न में संबंध दिया गया है। अच्छा, पूछा क्या गया है, अब देखो ये तो दी गई बातें हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपका जो संबंध R है एक तुल्यता संबंध है, बस ये इतना चेक करना है भाई। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या हमें तीनों संबंधों को निकालना है, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममिति भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे। स्वतुल्य बहुत ध्यान से समझना है, स्वतुल्य है या नहीं, स्वतुल्य है। देखो क्यों स्वतुल्य है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। लिखा है कि जो R है वो क्या किस प्रकार से है, P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो अब आपको ये देखना है, देखो ध्यान दें कि अगर ये P, Q लिखा है, P, Q अगर हम इस प्रकार से लिखें P, P क्या होता है स्वतुल्य के लिए, A बिलोंग टू R, A बिलोंग टू R, जबकि A क्या है, समुच्चय A का एक अवयव है। तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें P, P बिलोंग टू R, अगर R जो है मतलब कोई दूरी अगर ली जाए तो वो स्वयं के बराबर तो होगी। कोई दूरी मूल बिंदु से किसी P बिंदु की दूरी स्वयं के बराबर हो सकती है, कोई समस्या ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम इसको इस प्रकार लिखें कि OP बराबर OP, O बिंदु की P बिंदु से दूरी
स्वयं की दूरी स्वयं के बराबर हो सकती है, मतलब OP की दूरी OP के बराबर होगी। तो इस तरीके से बिंदु P, P होगा वो रिलेशन में होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य हो गया भैया। इसके बाद देखो यहां पर हम सममिति की चेक कर लेते हैं। सममिति, आप देखते हैं सममिति है या नहीं। तो सममिति के लिए क्या बताया हमने, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी अगर OP है और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी को हम OQ कह सकते हैं, और प्रश्न में कहा गया ये बराबर है। मतलब हमसे ये कहा गया है, यहां पर हम इस प्रकार लिखें कि P, Q अगर रिलेशन में है, इसका अर्थ है कि यहां पर देखो आपको समझना है, इसका अर्थ है Q, P भी रिलेशन में है। इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब ये है कि अगर OP बराबर OQ है, तो OQ बराबर OP होगा। बिल्कुल सही बात है। OP अगर OQ के बराबर है तो OQ OP के बराबर होगा, इतनी सी बात है। बस अब हम कह सकते हैं कि ये संबंध आपका क्या है, सममिति है। क्या लिखना है, सममिति है। संबंध जो R है वो क्या है, सममिति है। चलो यहां सममिति की बात हो गई। इसके बाद हम संक्रामक की बात करें। संक्रामक, देखो संक्रामक में क्या करते हैं हम, संक्रामक में हम ये देखते हैं कि अगर हम 3 बिंदु मान लें कि ये आपके कोई समुच्चय के ए समुच्चय के 3 बिंदु हम लें, जैसे हम लें पहले P बिंदु लें, Q लें और R लें, ये समुच्चय ए के अवयव हैं, ठीक है। अब हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, अब हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखिए हम यहां पर इस प्रकार लिखें, अगर यहां पर लिख देते हैं यदि OP जो है वो OQ के बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि OP जो है मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है। अच्छा, फिर इसके बाद में यहां लिख देते हैं OQ बराबर OR। तब निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जो OP है वो बराबर होगा OR के। एकदम क्लियर बात है ना। जब मूल बिंदु से O की दूरी मूल बिंदु से P की दूरी बराबर है मूल बिंदु से Q की दूरी, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, तो निश्चित रूप से बराबर होगा मूल बिंदु से R की दूरी। तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इस तरीके से OP बराबर OR हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः संबंध R जो है वो क्या है, संक्रामक है। संक्रामक है। तो अब हम निश्चित रूप से ये कहने के लिए बिल्कुल एकदम आश्वस्त हो गए हैं कि ये आपका संबंध R है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो आपको यहां लिखना है, यहां इस प्रकार लिख दें, चूंकि R स्वतुल्य है, R क्या है, स्वतुल्य सममिति तथा संक्रामक है, संक्रामक है, तो तब R जो होगा वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध है। R जो है वो क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, फिनिश हो गया। चलिए इसके आगे थोड़ी सी बात अभी इसमें और बाकी है, वो देखो क्या है। देखो ध्यान दें, इसमें थोड़ी सी बात और बाकी है। इसमें लिखा है पुनः सिद्ध करिए। क्या पुनः सिद्ध करिए कि अगर P जो है वो मूल बिंदु ना हो, देखो 0,0 का मतलब मूल बिंदु ना हो, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बहुत सरल बात है। देखो आपसे इसमें यह पूछा गया है कि यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है आपसे इसमें देखो इस प्रकार से पूछा गया है कि ये आपका देखो ये कोई आपका मूल बिंदु है, ठीक, ये मूल बिंदु है और ये P बिंदु है, ये मूल बिंदु नहीं है। प्रश्न में ऐसे ही तो कहा गया ये P बिंदु जो है मूल बिंदु नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस O बिंदु की ये P बिंदु लिखा है, यहां से ये बिंदु जो भी हैं वो सभी बिंदु P से होकर जा रहे हैं। कहां से होकर जा रहे हैं, P से होकर जा रहे हैं। तो ये आपकी निश्चित रूप से एक वृत्त की परिधि पर होंगे। ये देखो सारे बिंदु क्या होंगे, ये वृत्त की परिधि पर हो जाएंगे, है ना। ये सारे बिंदु क्या हो जाएंगे, एक वृत्त की परिधि पर हो जाएंगे ये बात, है ना, इस तरीके से। तो ये फिर बताओ भैया क्या बन जाएगा, ये आपका एक वृत्त बन जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो इन सभी बिंदुओं को हम अगर आपस में मिला दें या ये कहें कि P बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो आपका एक वृत्त कहलाएगा, जिसका केंद्र होगा वो मूल बिंदु पर होगा। इतना आपको भाषा में लिख, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब हम पहुंचते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। देखो आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। आगे प्रश्न में आपसे कहा गया है, यहां पर देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वें प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, ये है आपका 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न है। देखो इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, त्रिभुजों का समुच्चय है ए, इसमें रिलेशन देखो ऐसे दिया गया है r बराबर T1, T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। T1, T2 आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। चलिए यहीं तक पहले समझ लेते हैं। यहां पर देखो एक समुच्चय A है, वो क्या है, समुच्चय A है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ये है क्वेश्चन नंबर देखो 12वां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, देखो यहां पर पूरा हम रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या लिखा है, ये इसमें लिखा है ए बराबर है वो समस्त, ए क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यहां लिख दें समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। इसमें समस्त त्रिभुज आ रहे हैं, मतलब अगर हम त्रिभुजों को T1, T2, T3 से डिनोट कर दें तो इस प्रकार देखो लिख सकते हैं T1, T2, T3, डॉट डॉट, इस प्रकार से सारे त्रिभुज इसमें आ गए। ठीक है, अच्छा भाई इसके बाद जो रिलेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसमें मतलब ये इसमें किसमें, समुच्चय ए में जो संबंध है वो इस प्रकार से दिया गया है। क्या लिखा है, T1, T2 सच दैट T1, T2 क्या समरूप है, क्या लिखा है देख लेते हैं। देखो T1, T2 के समरूप है ना, T1 और T2 आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। T1, T2 समरूप हैं। इतना ही तो देखो कहा गया है, ये संबंध हमें दिया गया है। अब सवाल में पूछा गया है कि ये संबंध R है वो तुल्यता संबंध है, ऐसा बताओ। एकदम बात वही बात है, क्या करना है, तुल्यता के लिए आपको स्वतुल्य भी चेक करना है, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममिति भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य आप बड़े आराम से कह सकते हो, कोई त्रिभुज अगर है तो वह स्वयं में अपने आप में बिल्कुल एकदम सेम शक्ल का होगा, सेम होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो T1 है, देखो ध्यान दें, ये आपको इस प्रकार से ही तो लिखना होता है T1, T1, क्या लिखना है, T1, T1 अगर रिलेशन में है, T1, T1 दोनों है आपस में क्या है, अगर रिलेटेड हैं, तो ये देखो ध्यान दें T1 समरूप होगा T1 के, T1 की समरूप होगा, ये तो पक्की बात है। T1 है मतलब एक कोई त्रिभुज है, पहला वाला उसका नाम हमने T1 दे दिया, तो ये T1 त्रिभुज है वो T1 के समरूप होगा, अपने आप के समरूप होगा। तो यहां पर देखो T1, ये आपका R में होगा, मतलब रिलेशन में होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः R जो है वो स्वतुल्य है। ठीक, इसके बाद सममिति की बात बताओ भाई। सममिति के लिए देखो क्या करना है, सममिति के लिए क्या होता है, A, B हो तो B, A भी हो। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि T1, T2 बिलोंग टू R, तो निश्चित रूप से T2, T1 बिलोंग टू R होगा। यहां पर बिल्कुल एकदम सत्य बात है, कैसे कि अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, पक्की बात है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो यहां पर ये बात यहां पर लिख देते हैं T1 समरूप T2, इसका मतलब T2 होगा वो T1 के समरूप होगा। ठीक है, अतः हम यहां लिख देते हैं अतः R जो है वो सममिति होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के समरूप है, तो दूसरा वाला भी पहले त्रिभुज के समरूप होगा, इतनी बात के लिए सममिति हो गया। इसके बाद संक्रामक की बात बताओ भाई। संक्रामक, ये हो गया संक्रामक। बताओ संक्रामक में क्या करना होता है, संक्रामक में ऐसे देखो T1, T2, T3 तीन अवयव मान लेते हैं समुच्चय ए के, इस प्रकार लिख दें T1, T2, T3, ये आपके तीनों अवयव हैं समुच्चय ए के। तो देखो ध्यान दें, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट लिख रहे, T1 समरूप है T2 के, ठीक है। इसी प्रकार यहां लिख देते हैं T2 जो है
ये लिख देते हैं T2 जो है वो T2 समरूप है काहे के, T3 के। तो निश्चित रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो T1 है वो समरूप हो जाएगा T3 के। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप ये भी कह सकते हो, अतः R जो होगा क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक है। ठीक है भाई, तो अब हम निश्चित रूप से स्वतुल्य भी हमने चेक कर लिया, सममिति भी चेक कर लिया, संक्रामक भी चेक कर लिया, तो निश्चित रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपका संबंध जो R है वो आपका तुल्यता संबंध है। चूंकि यहां लिख दें, चूंकि R स्वतुल्य कॉमा सममिति तथा संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। इसके आगे कुछ और पूछी गई थोड़ी सी बातें देखो और देख लेते हैं। क्या पूछा गया है आपसे, इसमें यह पूछा गया है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज, इसका नाम इसने दिया है T1, और इसके बाद दिया है भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज, इसका नाम दिया है देखो T2 दिया है ना, तथा भुजाओं 6 8 12 वाला एक समकोणी त्रिभुज है और इसका नाम उसने दिया है T3। इन पर विचार करना है। क्या विचार करना है, ये देखना है कि T1 T2 और ये T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। मतलब कौन से त्रिभुज संबंधित कैसे हैं, कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप हैं। समरूप का ही तो संबंध है यहां पर। तो चलो यहां पर देखो देख लेते हैं। अब आप एक बात हमें बताओ, तो आगे की बात आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्या कि दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाते हैं? दो त्रिभुज समरूप तब कहे जाते हैं जब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती। ये आपकी एक थ्योरम है जिसके अनुरूप आपको ये आगे का काम करना है। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास देखो दो त्रिभुज है ना, एक की भुजाएं दी गई हैं, T1 त्रिभुज है उसकी भुजाएं 3 4 5 3 4 5। T1 त्रिभुज है उसकी भुजाएं तो आपको दी गई हैं देखो कितनी, ये दी गई हैं 3 4 5। इसको यहां पर लिख दें, देखो ये एक T1 त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दी गई हैं 3 4 5 इस प्रकार से। एक त्रिभुज है आपका ये T2, इसकी भुजाएं देखो कितनी हैं, इसकी भुजाएं हैं आपकी देखो कितनी है भाई, इसकी भुजाएं ये दी गई हैं 5 12 और 13 है ना, 5 12 13 दी गई हैं। चलो इसकी भुजाएं दी गई हैं 5 12 13। और एक कोई त्रिभुज है T3, उसकी भुजाएं दी गई हैं 6 8 10। ये आपके 3 त्रिभुज दिए गए। अब कौन से त्रिभुज किसके समरूप हैं ऐसा हमें पूछा गया है। आप ये बताओ कि T1 की भुजाएं और T2 की भुजाएं क्या समानुपात में लग रही हैं। देखो ध्यान दें, हम करके दिखा देते हैं। T1 व T2 की भुजाओं में अनुपात देखें, भुजाओं में अनुपात, T1 और T2 की भुजाओं में अनुपात देखते हैं। यहां पर देखिए 3/5 लिखा है, देखो ये 3 है ये 5 है। यहां पर 4/12 लिख सकते हो, 4/12। और यहां देखिए 5/13, यहां लिख दें 5/13। अब आप ये देखिए कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है ना, कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें यहां पर ये भुजाएं समानुपातिक नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज नहीं है। क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। कौन कौन से त्रिभुज, T1 और T2 दोनों समरूप नहीं है। ठीक, अब हम T2 T3 की बात करें। T2 व T3 की भुजाओं में अनुपात, भुजाओं में अनुपात निकाल लें भाई। इनकी भुजाओं में अनुपात देखते हैं, देखो बराबर बराबर अनुपात है या नहीं भैया। यहां पर लिख दें 5 और बटे में क्या लिख दें 6, तो 5/6 देख लो। अच्छा अब 12/8 देख लो, 12 और बटे में 8 और बराबर यहां पर आपको 13 में कितना देखना है, 13/10 है ना। अब आप ये देखिए ये अनुपात भी आपस में बराबर नहीं है, तो इनको भी आप काट सकते हो। इसका मतलब ये भी त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज नहीं है। यहां लिख दें अतः त्रिभुज कौन कौन से, T2 और T3 ये त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है,
इसके बाद में यहां पर देखो एक त्रिभुज है T1 और एक T3, इसमें भी हम देख लेते हैं T1 व T3 की भुजाओं में अनुपात करके देखते हैं कि भुजाओं में अनुपात यहां देखो चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। देखो यहां पर पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5, तो ये देखो 3 और ये तीसरे त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं 6, तो ये इसको 6 लिख दें, 3/6 हो जाएगा। अच्छा, बराबर का निशान लगाओ भाई। फिर इसके बाद में पहले वाले त्रिभुज की भुजा है 4 और तीसरे वाले त्रिभुज की भुजा है 8, ये भी ठीक है। इसके बाद में देखो ये है 5, पहले वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा 5 है और इसकी तीसरी भुजा कितनी है 10 है। तो अब आप देखो सब में अनुपात निकल रहा है 1/2, सबके बराबर बराबर अनुपात है, क्योंकि 3/6 मानी 1/2। यहां भी देखो 1/2, इसको भी 1/2 कह सकते हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब इसको भी 1/2 कह सकते हो। इसका मतलब ये अनुपात बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः T1 व T3 ये आपके देखो दोनों जो भुजाएं हैं T1 और T3, सॉरी दोनों त्रिभुज हैं जो आपके ये T1 और T3, यहां पर अतः T1 व T3 की संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, अतः T1 व T3 समरूप होंगे। ये आपस में संबंधित होंगे, T1 और T3 आपस में संबंधित होंगे, बाकी कोई भी आपस में संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, नहीं ये 12वें था ना, 12वां क्वेश्चन था। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13वां। देखो 13वें में क्या कहा गया है, यहां लिखा है सिद्ध करिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर दिया गया है P1, P2, जहां P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। और आपसे इसमें यह भी दिया गया है कि समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। इतना ही पहले इसको भी कर लेते हैं। देखो ध्यान दें कि समुच्चय जो A है उसमें क्या है, बहुभुजों का समुच्चय है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13वां है। 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखो लिखा हुआ है एक कोई समुच्चय A है, वो A समुच्चय है बहुभुजों का समुच्चय। क्या है, बहुभुजों का समुच्चय। ये तो हो गया A, देखो बहुभुजों का समुच्चय। अच्छा, इसमें जो संबंध दिया गया है, संबंध R बराबर किस प्रकार से देखो दिया गया है, यहां पर देख लेते हैं संबंध क्या दिया गया है। इसमें यहां पर संबंध जो दिया है R बराबर वो है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखो संबंध दिया गया है P1, P2, यहां पर इस प्रकार से ये है कि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है। तो देखो एक बात समझो, यहां पर हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से समझना होता है। तो यहां पर हमें पूछा तो यह गया है कि आपको तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। देखो तुल्यता संबंध तो ज्ञात करना है, इसमें लिखा है तुल्यता संबंध है, R जो है वो तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें प्रूव करना है। लेकिन आपको देखो दिया क्या गया है, ये आपको A बराबर दिया है बहुभुजों का समुच्चय। A बराबर बहुभुजों का समुच्चय मतलब बहुभुजों का मतलब जिसमें भुजाएं समान हो ऐसा बहुभुज। अगर कोई त्रिभुज है तो वो सब त्रिभुजों का ये समुच्चय है। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुजों का ही ये समुच्चय है। इस प्रकार से आपका बहुभुजों का ये समुच्चय है कोई A। अच्छा, फिर इसमें यहां पर लिखा है R बराबर P1, P2 सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है जिसका मतलब ये है कि P1 में अगर 3 भुजाएं हैं तो P2 में भी 3 भुजाएं, मतलब P1 त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज है। ऐसा ही तो है। अगर हम ये कहें कि P1 की 4 भुजाएं हैं तो P2 की भी 4 भुजाएं होंगी, अर्थात P1 चतुर्भुज है तो P2 भी चतुर्भुज है। ऐसे ही तो कहा गया है। ये है आपका। तो अब चलते हैं, यहां पर हमें सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। क्या करना है, स्वतुल्य। बताओ भैया स्वतुल्य के लिए क्या हमने आपको बताया। स्वतुल्य के लिए हमने बताया कि अगर P1, P1 आपके रिलेशन में है फॉर ऑल P1
P1 बिलोंग टू A, ऐसा ही तो होता है, यही तो परिभाषा है स्वतुल्य की। मतलब सीधा सीधा ये है कि स्वयं अगर आपका कोई त्रिभुज है तो वो त्रिभुज आपका स्वयं अपने आप में बिल्कुल एकदम संबंधित होगा, अपने आप से संबंधित होगा। मतलब जैसा त्रिभुज है एक त्रिभुज, वैसा ही तो आपसे आपका उसका संबंध होगा। तो अगर त्रिभुज है तो उसका त्रिभुज से संबंध होगा। अगर कोई आकृति चतुर्भुज बनी है तो चतुर्भुज से संबंधित होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर P1, P1 R में है, P1 अगर R में है तो P1 कहां से हमने लेना है, समुच्चय A का एक अवयव है। तो निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये संबंध आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। ठीक है, जो बहुभुज एक बहुभुज है वो अपने आप में स्वयं जैसा ही तो होता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर P1 R में है तो निश्चित रूप से ये संबंध आपका स्वतुल्य संबंध होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्वतुल्य के बाद सममिति पे। सममिति, देखो सममिति कैसे चेक करते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि एक बहुभुज P1 है, वो P1 बहुभुज में भुजाओं की संख्या और P2 बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि P2 बहुभुज में भुजाओं की संख्या P1 बहुभुज के भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। ऐसा ही तो है, क्योंकि यहां पर प्रश्न कह रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है बस वैसा ही करना है आपको। यहां पर लिखना है, देखो ध्यान दें, अगर ऐसे कह दें P1 P2 अगर रिलेशन में है तो निश्चित रूप से P2 P1 भी रिलेशन में होना चाहिए। यही तो सममिति की परिभाषा है। इसका क्या अर्थ है, देखो इसका अर्थ तो ये है कि P1 जो है, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। यहां लिख दें, यहां पर आपको लिखना है P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या। ठीक है, और यहां पर इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे P2 में भुजाओं की संख्या। इसमें लिखेंगे P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर में P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या। ठीक है भाई, तो अब हम निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जो ये आपका संबंध R है वो क्या है, सममिति है। क्या लिख दें यहां पर, सममिति है। ठीक है, संबंध R, आपका संबंध R जो है वो क्या है, सममिति है। इसके बाद आते हैं संक्रामक की बात करें। देखिए संक्रामक कैसे चेक करेंगे हम, यहां पर अब हमें संक्रामक चेक करना है। देखो कैसे करेंगे संक्रामक चेक, अरे भाई हट जाओ। अब हमें संक्रामक चेक करना है। देखो कैसे करेंगे संक्रामक चेक, देखो यहां पर हमें तीसरे पॉइंट पर यहां पर अब संक्रामक देखो चेक करना है। संक्रामक यहां पर देखो इस प्रकार लिख लें कि एक बहुभुज कोई P1 है, एक कोई बहुभुज P2 है, एक कोई बहुभुज P3 है, ये समुच्चय एक ही अवयव है। ठीक है, अच्छा भाई अब ये देखिए यहां पर अगर हम ऐसे लिख दें कि P1 जो है, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर में यहां लिख दें P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या। ठीक है, और यहां पर ऐसे लिख दें कि P2 में भुजाओं की संख्या, P2 में भुजाओं की संख्या बराबर P3 में भुजाओं की संख्या, P3 में भुजाओं की संख्या। और अब अगर इस प्रकार से देखो तो आपको निश्चित रूप से ऐसा मिलेगा कि P1 में भुजाओं की संख्या, P1 में भुजाओं की संख्या बराबर में P3 में भुजाओं की संख्या, P3 में भुजाओं की संख्या। तो अब बताओ ये संबंध आपका कैसे हो गया, ये संबंध आपका संक्रामक हो गया। तो अतः R संक्रामक होगा,
अब हमें आप बता सकते हो कि यहां पर तीनों संबंध देखो लागू हो रहे हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो आपको यहां लिखना है अतः आर जो होगा, अतः आर क्या होगा, आर आपका तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध, आर तुल्यता संबंध है। ठीक, तो ये बात आपकी फिट हो गई। इसके बाद देखो थोड़ा सा अधूरा रह गया प्रश्न, उसको भी पूरा करोगे। आगे आपके सवाल में एक बात और पूछी गई है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, बात बिल्कुल एकदम सिंपल सी है। देखो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, इसमें यहां आपके प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि ये देखो एक त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज है और ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 3, 4, 5। ठीक, मैं देखो क्या कहा गया है इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के समस्त, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय लिखिए। तो सभी अवयवों का समुच्चय पूछा गया यार, तो सभी अवयव कौन कौन से होंगे, वो सभी अवयव त्रिभुज ही तो होंगे। क्योंकि यहां पर देखो अगर हम आपसे ये कहें कि T1, T2, तो अब ये T1 क्या है, जिसमें उतने ही अवयव, उतनी ही भुजाएं हैं जितनी की इसमें भुजाएं। इसका मतलब अगर ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है, तो ये भी तो आपका त्रिभुज कैसे त्रिभुज मिलेगा, ये भी तो समकोणीय त्रिभुज मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि त्रिभुज 3, 4, 5 जो है उसकी लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय त्रिभुज ही होंगे। बस इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है कि सभी अवयवों का समुच्चय त्रिभुज ही होगा, इतना लिखना है। ठीक है, लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं, देखो ये लिखा हुआ है एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में संबंध R देखो ये दिया गया है L1, L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। इसके द्वारा परिभाषित संबंध R है, लिखा है सिद्ध करिए कि R एक तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहां पर देखो एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय दिया गया है, वो है आपका ए समुच्चय जो दिया जा रहा है, वो है आपका समुच्चय ए। देखो ए बराबर दिया गया है, ए बराबर, ये देखो ए बराबर हमें दिया गया है एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का, समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक है, ये तो आपका देखो ए दिया गया है और इसमें जो संबंध दिया गया है, मैं संबंध R बराबर देखो किस प्रकार से दिया गया है, R बराबर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है L1, L2 इस प्रकार से हैं कि L1 और L2 आपस में कैसे हैं, समांतर हैं। ये आपको इतना संबंध में दिया गया है। ठीक है, ये रेखाएं जो L रेखाएं हैं वो किस प्रकार संबंधित हैं, वो रेखाएं इस प्रकार संबंधित हैं कि L1 समांतर L2। तो अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये स्वतुल्य होगा, सममिति होगा, संक्रामक होगा, तभी तो तुल्यता होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां स्वतुल्य सिद्ध कर लेते हैं। देखो स्वतुल्य कैसे करना है, देखो स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है, कोई रेखा स्वयं L1 है, मान लो एक रेखा L1 है, तो वो L1 रेखा स्वयं के तो समांतर होती होती है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि जो L1, L1 है, L1, L1 ये तो भैया R में होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो L1 रेखा है वो स्वयं L1 के समांतर होगी, पक्की बात है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि R संबंध जो है, अतः R स्वतुल्य होगा। R जो होगा वो कैसे होगा, स्वतुल्य होगा। बोलो भाई, यहां तक तो एकदम क्लियर बात है ना। स्वतुल्य की बात खत्म हो गई। इसके बाद स्वतुल्य के बाद सममिति की बात करते हैं। सममिति, सममित के लिए क्या करते हैं, तो ये भी बिल्कुल एकदम आसान बात है। यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे L1 और L2 दो रेखाएं,
ये समुच्चय ए की दो रेखाएं हैं, देखो यहां पर लिख देते हैं L1, L2, ये दोनों रेखाएं बिलोंग टू कहां से, ए से, समुच्चय ए से है। तो यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो L1 है और ये आपकी कॉमा लगा के लिख देते हैं L2, ये दोनों देखो कहां पर, ये दोनों बिलोंग टू यहां पर लिख दें आर में है, मतलब L1 और L2 आपस में संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि L1 जो है वो L2 के समांतर है, देखो L1 समांतर L2। यदि ये इस प्रकार हो जाए कि L2 देखो L2, L1 भी अगर आर में है, L2, L1 अगर आर में है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि L2 समांतर है L1 के, या ऐसे समझ लें कि रेखा L1 समांतर है L2 के, तो L2 समांतर L1 होगा पक्का। अगर कोई रेखा, एक रेखा दूसरी के समांतर है तो दूसरी वाली पहली वाली के समांतर होगी, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः संबंध R होगा वो कैसे होगा, यहां लिख लें अतः R सममिति होगा, सममिति होगा। ठीक है भाई, तो ये दो बातें तो हो गई भाई। इसके बाद आते हैं तीसरी बात पर। यहां पर देखो अब क्या करना है आपको, यहां पर अब आगे देखो इसको ऊपर ले जाएं और अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, संक्रामक पर। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में देखो क्या करना है होता है, यहां पर हम मान लेते हैं कि एक रेखा कोई L1 है, एक रेखा L2 है, एक रेखा L3 है, ये तीनों रेखाएं समुच्चय ए से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख दें, देखो L1, L2, ये देखो समुच्चय, ये आपका संबंध आर में है। और यहां पर देखो इस प्रकार लिख दें L2, L3, ये भी संबंध आर में है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा मिलता है कि L1 और L3 ये समुच्चय, ये संबंध आर में हो जाए, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर समांतर हैं। मतलब इसका देखो L1, L2 ये अगर R में है तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि रेखा L1 समांतर है L2 के। यहां पर देखो L2 और L3 अगर संबंध R में है तो इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है, L2 समांतर L3। और यहां पर देखो अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 और L3 आपस में कैसे हैं, देखो L1 और L3 जो हैं वो आपस में कैसे हैं, L1 और L3 आपस में समांतर हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बात एकदम फिट हो गई, ये भी आपका संक्रामक हो गया। पहली रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है, तो पहली रेखा भी तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको यहां लिखना है अतः R जो है, संबंध R है वो संक्रामक है, संक्रामक है। तो अब आप हमें ये बता दें कि क्या ये तीनों संबंध जहां पर होते हैं तो वहां पर कौन सा संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो निश्चित रूप से हमें कहना है कि संबंध R जो है वो आपका क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, संबंध R जो है वो आपका तुल्यता संबंध है। बस इतनी बात आपको यहां लिखनी है। यहां लिख देते हैं, चूंकि संबंध R स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सममिति व संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, इतनी बात फिट हो गई। तो ये तो बात फिट हो गई। इसके बाद एक बात और प्रश्न में पूछी गई है, देखो उसको भी देख लेते हैं क्या कहा गया है प्रश्न में। प्रश्न में आपसे एक बात और कही गई है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4, देखो लिखा है रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करिए। तो रेखा जो y बराबर 2x प्लस 4 लिखी है, इससे समस्त, देखो क्या लिखा, इससे संबंधित समस्त रेखाएं, मतलब संबंधित का मतलब क्या है, इस रेखा के समांतर जो रेखाएं हैं वो इस रेखा से संबंधित होंगी। तो इस रेखा के समांतर कौन कौन सी रेखाएं हैं, इस रेखा के समांतर अगर रेखा की बात करी जाए तो यहां पर देखो हम लिख देते हैं, यहां पर आपको लिखना है रेखा y बराबर 2x प्लस कितना है, 4 है ना, y बराबर 2x प्लस 4 है। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 4,
इसके समांतर रेखा, इसके समांतर रेखाएं बताएं आपको कौन कौन सी हो जाएंगी। वो सभी रेखाएं जो इसके समांतर होंगी वो ही सभी रेखाएं इससे संबंधित होंगी। तो हम कह सकते हैं के समांतर रेखाएं होंगी y बराबर 2x प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट राशि c मान लेते हैं, ठीक है, या लैम्डा लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस रेखा के समांतर रेखाएं देखो ये सारी रेखाएं होंगी, इनसे संबंधित जो भी समुच्चय बनेगा वो आपका समुच्चय इस रेखा से संबंधित होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमें केवल y बराबर 2x प्लस सी के y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखाएं जो होंगी वो ये होंगी y बराबर 2x प्लस सी, और वो आपकी इस रेखा से संबंधित होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद देखिए क्या है, देखो आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर, आगे थोड़ा और बढ़ा दें भाई, देखो ये आपके पास अब क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, ये है आपका 15वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय A दिया गया है 1, 2, 3, 4, इसके ये अवयव 4 अवयव दिए गए हैं। समुच्चय A के मान लेते हैं ये 4 अवयव हैं, और इसमें संबंध इस प्रकार दिया गया है कि R बराबर है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, और ये दिया गया है 1, 3, फिर 3, 3 और 3, 2 दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब यहां पर विकल्प 4 दिए गए हैं, उसमें कौन सा विकल्प सही है ऐसा हमें चुनना है। तो यहां पर बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। देखो A हमें समुच्चय दिया गया है और उसके अवयव भी हमें देखो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ये है क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो इसमें यहां पर हमें दिया गया है एक समुच्चय कोई A, और इस समुच्चय A के अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसमें आपको संबंध देखो क्या दिया गया है, इसमें संबंध R बराबर हमें दिया गया है इस प्रकार से। देखो संबंध R बराबर किस प्रकार से दिया गया है, R बराबर R में है आपके पास 1, 2, 2, 2, क्या दिया गया है 1, 2, इसके बाद दिया गया है 2, 2, फिर इसके बाद देखो क्या दिया गया है, फिर इसके बाद हमें दिया गया है 2, 2 के बाद 1, 1, और ये है 4, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 1 दिया गया है, और हमें दिया गया है 4, 4 दिया गया है। और फिर इसके बाद देखो क्या दिया गया है, फिर इसके बाद 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 3 दिया गया है, 3, 3 दिया गया है, और अंत में और ये देखो एक और कुछ दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये है 3, 2, क्या दिया गया है 3, 2 दिया गया है। आपसे पूछा गया है, देखो इसमें आप हर एक संबंध को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करें। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, अगर एक समुच्चय कोई A है, इसमें अवयव हैं 1, 1, देखो एक कोई अवयव है 1 और 1, 2, 3, 4 अवयव है ना, तो हर एक अवयव का हर एक से संबंध होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और 4 का 4 से। तो इसमें R में क्या क्या होना चाहिए, देखो 1, 1 होना चाहिए है, 2, 2 होना चाहिए, ये भी है, 3, 3 होना चाहिए, ये भी आपका है देखो, और 4, 4 होना चाहिए, ये भी आपका है। इसका मतलब ये संबंध आपका बिल्कुल स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो हम सममिति चेक करते हैं। सममिति के लिए क्या करना होता है, सममिति के लिए आपको करना होता है कि यहां पर देखो अगर 1, 2 है तो आपको 2, 1 भी मिलना चाहिए। देखो ध्यान दें 1, 2 R में है, लेकिन आप ध्यान से देखें तो 2, 1 R में नहीं है, R में नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि ये आपका सममिति नहीं है। क्या है, ये सममिति नहीं है, ठीक है। अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी तो होना चाहिए। 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से संबंध होना चाहिए, वो है नहीं, तो इसका मतलब ये सममिति नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक चेक करो भाई। संक्रामक तो संक्रामक देखो है या नहीं। यहां पर संक्रामक चेक करने के लिए आपको देखो क्या करना है, 1, 2 है, 1, 2 है, फिर इसके बाद 2 से आगे स्टार्ट होने वाला 2, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए, ये यहां है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हम चेक आगे से कर लेते हैं कहीं से। 1,3 है तो हमें क्या चाहिए, 1,3, 3,3, 1,3 है, बिल्कुल ठीक है। 1,3 है, 3,2 है तो 1,2 होना चाहिए है भैया, ये तो आपका संक्रामक है, बिल्कुल एकदम पक्का। तो इसका मतलब यहां पर देखो सममिति नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। देख लो कौन सा विकल्प सही है, वही आपको लिखना है। मतलब इसमें केवल आपको सममिति नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो सममिति ना हो। देखो यहां पर सममिति ना हो ये लिखा हुआ है, देखो सममिति ना हो, ये दूसरा देखो इसमें लिखा है बी विकल्प जो है, सममिति नहीं और स्वतुल्य है। ये देखो स्वतुल्य है, संक्रामक है, तो इसका मतलब यहां पर आपको विकल्प बी सही लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 क्या है। इसमें लिखा है मान लीजिए कि समुच्चय n में आपको जो समुच्चय दिया गया है वो n दिया गया है, मतलब सभी नेचुरल नंबर दिए गए हैं। यहां पर हमें इसमें संबंध r बराबर इस प्रकार से दिया गया है कि a, b इस प्रकार है कि a बराबर b-2। संबंध r जो है वो इस प्रकार दिया गया है कि a, b, और a, b जो दिया गया है उसमें लिखा है a बराबर है b-2, जबकि b की वैल्यू दी गई है b > 6 है ना। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको छांटना है। एकदम आसान प्रश्न है। देखो यहां पर हमें जो समुच्चय दिया गया है वो तो n में दिया गया है। क्या दिया गया है, यहां पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या दिया गया है, यहां पर a बराबर हमें दिया गया है, ये तो n दिया गया है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अच्छा, इसमें जो संबंध दिया गया है, मैं संबंध r बराबर देखो कितना दिया गया है, यहां लिख लेते हैं r बराबर, देखो क्या दिया गया है r बराबर, यहां हमें r बराबर दिया गया है a, b, जबकि a बराबर b-2 है। देखो क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है a, b और सच दैट यहां पर दिया गया है a बराबर b-2। देखो इस प्रकार से दिया गया है ना, ये दिया गया है a बराबर b-2 और b > 6 दिया गया है, b > 6 ये आपको यहां दिया गया है, b की वैल्यू 6 से अधिक है, ये इतना देखो दिया गया है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो यहां पर b की वैल्यू अगर 6 से अधिक रखते हो तो यहां पर अगर हम देखो यहां पर इस प्रकार लिख दें, b बराबर हम 7 लिख दें तो हमें 7 में से 2 घटेगा 5 मिल जाएगा, है ना। और यदि 8 लिख दें, देखो ये बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाएगा। अगर हम b की वैल्यू 8 लिख दें, यहां पर देखो b बराबर अगर 8 लिख दें तो निश्चित रूप से a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8 - 2 और 8 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब a बराबर 6, b बराबर 8, तो ये आपको यहां पर r में मिल जाएगा, a की वैल्यू यहां पर 6 मिल जाएगी और b की वैल्यू हम 8 रख दें तो निश्चित रूप से ये देखो r में एक अवयव कितना हो जाएगा, 6,8 होगा। ठीक है, और भी अवयव होंगे लेकिन हमें तो केवल ये देखना है कि r में कौन सा अवयव है। देखो 6,8 r का एक अवयव है जो कि आपसे यहां पर देखो पूछा गया है, यहां देख लेते हैं। देखो 6,8 ये सी वाला विकल्प सही है, 6,8 r को बिलोंग कर रहा है, 6,8 r को बिलोंग कर रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सी वाला विकल्प आपका सही है। क्लियर हो गया भाई। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी एकदम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है उसमें आपको 1.2 एक्सरसाइज पढ़ना है और ये वाली आपको अगले वीडियो में एक एक करके सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे और उसके बेसिक सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बहुत मन से पढ़िए भैया, बहुत मन से पढ़िए, है ना।